नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है एचटेट या फिर किसी भी ईएमआरएस, पीजीटी एग्जाम की, वो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सारे सेशंस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है? तो साथियों, आज का जो सेशन है हमारा, उस सेशन के अंदर हम बात करेंगे 2000 स्टेट 2024 का क्वेश्चन पेपर है, उसका लास्ट सेशन है आज का हमारा। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे साथियों इस चीज के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है 141, क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई एथाइल ईथर। किसके साथ की बात कर रहा है? देखो, डाई एथाइल ईथर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डाई एथाइल ईथर की बात कर रहा है। अगर मैं डाई एथाइल ईथर की बात करता हूँ तो सबसे पहले मुझे डाई एथाइल ईथर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। CH3CH2O CH2CH3, ये आपका डाई इथाइल ईथर है। ठीक है? ये क्या है? डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी कंडेंस्ड फॉर्म लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा C4 और H आपके पास हो जाएंगे 10, C4H10O। इस फॉर्मूले के साथ जो भी आपका बनेगा वो आइसोमेरिक होगा। ठीक है? तो हमें इसमें से नॉट आइसोमेरिक देखना है। तो ब्यूटेन बनोल को देखते हैं सबसे पहले। अगर मुझे देखना है ब्यूटेन बनोल को, यानी ब्यूटेनॉल, CH3CH2CH2OH, ये ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन हो गई हमारे पास, ब्यूटेन 1 ओल। तो कार्बन कितने, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें 4, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 5, 7, 9 और 1 10 और O। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल ही आइसोमेरिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फिर है 2 ब्यूटेनोन। अगर मैं सेकंड वन की बात करूं, 2 ब्यूटेनोन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ब्यूटेन 2 ओन भी लिखा जा सकता था, ब्यूटेन 2 ओन भी लिखा जा सकता था, एक ही बात है साथियों। तो अगर इसकी हम बात करें, 2 ब्यूटेनॉन की बात करें, तो ये इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? CH3CO CH2CH3, ब्यूटेन, और सेकंड कार्बन पर आपका कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखें तो C4 है, H कितने? 3 और 2 5, 5 और 3 8, H8 है, और आपके पास O है, C4H8O। देखो बाकी दोनों में क्या है ये, तो ये वाला पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? अलग आया। तो ऑप्शन बाकी सारे चाहे आप करो चाहे ना करो, लेकिन ऑप्शन आपका यहीं से बन जाएगा कि जो अलग आ गया फॉर्मूला वही आपका क्या रहेगा, इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। फिर भी हम इसका कर लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन और आपका 2 ओल है, इसका भी हम कर लेते हैं। तो इसका अगर मुझे फॉर्मूला बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो ये हो जाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा आपके पास। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इसका भी C4H10O आएगा आपके पास। 4 कार्बन है, 3 6 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है उसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है एक्चुअल में। तो एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर का मतलब क्या हुआ? आपके पास जो ईथर ग्रुप है उसमें एक साइड CH3 ग्रुप है, दूसरी साइड प्रोपाइल ग्रुप है। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन की चेन आपके पास जुड़ी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C4, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, H10O। बाकी सभी के फॉर्मूले C4H10O है, सिर्फ एक ही है जिसका फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास? C4H8O। तो यही आइसोमेरिक नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों इसमें आइसोमेरिक रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी बात कर रहा है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला हमें इसमें याद होना चाहिए, और उसके साथ हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? वेंट ऑफ फैक्टर की पता होना चाहिए, यानी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है वेंट ऑफ फैक्टर के साथ इसका? तो डेल्टा TF इक्वल टू में क्या होता है? आई KF M होता है। M यहाँ पर मोलेलिटी है। M का मतलब क्या है? मोलेलिटी है। M क्या है? मोलेलिटी है। आई आपका यहाँ पर होने वाला है वेंट ऑफ फैक्टर। क्या रहेगा? वेंट ऑफ फैक्टर रहेगा। आई क्या रहेगा? वेंट ऑफ फैक्टर। KF आपका क्या है? ये आपका कांस्टेंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कह सकते हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कह सकते हो आप इसको, KF को। ठीक है? डेल्टा TF आपके पास क्या है?
यही आपके पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिप्रेशन आया वो चेंज तो होगा ना, डेल्टा टी। अब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आया वही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। यही तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। देखो अब यहाँ से अपने पास एक चीज आती है, सिंपल सिंपल फंडा अपने पास एक चीज आती है। तो डेल्टा जो टीएफ होता है, डेल्टा टीएफ जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। डेल्टा टीएफ जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जिसमें टीएफ माइनस में टीएफ ऐसे है। अब एक है प्योर का और दूसरा अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाले की बात करें तो दोनों में से क्या हो जाएगा, टीएफ नोट माइनस में टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर और उसके बाद सॉल्व। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमें टीएफ की बात करनी है। तो टीएफ जितना लोअर होगा, जितना शॉर्टर होगा, आई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर आई ग्रेटर होगा तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उतना ही क्या होगा, लो होगा। वो उतना ही क्या होगा, लोअर होगा। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा। हमें लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछा हुआ है, तो यहाँ से सीधा सीधा फंडा हम निकाल लेते हैं कि लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला फंडा जो है ना उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पर मैं तो इसको मैं रब कर देता हूँ, हमें डेल्टा टी एफ वाले की फॉर्मूले की भी यहाँ जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो सीधा फंडा मैं डायरेक्टली आपको समझा सकता हूँ कैसे, कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जितनी ग्रेटर रहेगी, आई जितना ग्रेटर रहेगा उतना ही आपका टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग जो है वो आपका क्या रहेगा, लोअर रहेगा। वो क्या रहेगा, लोअर रहेगा साथी। ठीक है, उतना ही वो क्या रहेगा, लोअर रहेगा। अब आई की वैल्यू आपको पता है कि ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होती है। आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आइंस की बात करते हैं। अगर इनमें से कोई सोल्ट है, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज और ग्लूकोज ये डिजोल्व नहीं होने वाले, तो इनके लिए आई की वैल्यू हम 1 ही मान के चलते हैं। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास में जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतने ही उसके लिए आई की वैल्यू होगी। तो NaCl की आई की वैल्यू कितनी, 2। BaCl2 के लिए देखते हैं, तो BaCl2 का अगर मैं डिसोसिएशन करूं तो Ba2 प्लस बनेगा, प्लस में 2Cl माइनस बनेगा। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बने, 3। आई की वैल्यू कितनी, 3। सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किस में आ रही है, 0.1 मोलर BaCl2 में आ रही है। तो जितनी आई की वैल्यू ज्यादा उतना ही आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है साथियों, देखो जरा एक बार, कि एक रिएक्शन दे रखी है, मतलब चेन ऑफ रिएक्शन दे रखी है और हमसे सी कंपाउंड जो बन रहा है ना इसका IUPAC नेम पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को करते हैं हम। पहला मैं यही कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेप जो है Al2O3 की प्रेजेंस में जो आपका ब्यूटेनॉल है उसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ये 350 डिग्री सेल्सियस पे ये जो ब्यूटेनॉल जो होता है ना ये ब्यूटीन बनाता है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो आपके पास जो कंपाउंड ए जो बन रहा है ना वो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ब्यूट वन इन या ब्यूटीन आप कह सकते हो, ब्यूटीन भी कह दो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कंपाउंड ए बनता है। अब जैसे ही हम इस कंपाउंड ए की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ, यानी हम इसका क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बी, CH3 CH2, CH के साथ इधर भी Br और CH2 के साथ इधर भी Br लग गया। ये प्रोडक्ट बन गया आपका बी। अब इस बी के अंदर हमने क्या डाल दिया, एल्कोहलिक केओच या एथेनोलिक केओच डाल दिया। या तो आप ऐसे लिख दो एल्कोहलिक केओच, या फिर आप उसकी जगह लिख दो कि इथेनोलिक केओच है। क्या है, इथेनोलिक केओच है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है केओच प्लस में एथेनॉल है। तो अगर ऐसा करते हो आप तो डबल डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल डीहाइड्रोजनेशन, डबल डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है साथियों। और दोनों के दोनों ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। एक इस HBr के साथ निकले, एक इसका HBr निकलेगा। तो जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी आपके पास बन जाएगा ब्यूट वन आइन या फिर ब्यूटाइन, सीधा आप वन ब्यूटाइन भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपका सी बनेगा, ब्यूट वन आइन या ब्यूटाइन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में हमसे क्या पूछा हुआ साथियों, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87, ठीक है, जिसका Z कितना है,
87 है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो आपका कितना है, 87 है। एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना है, 87 है किसी एलिमेंट का। तो वो किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, कौन से ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के वो बिलोंग करेगा। हमारे पास चारों ब्लॉक दे रखे हैं PDF, हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें नोबल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब 87 से पहले कौन सी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर आता है, तो 87 से पहले आता है रेडोन। रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है साथियों, 86 होता है। कितना होता है, 86 होता है। हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो किस में चला जाएगा, वो एस ब्लॉक के अंदर आएगा। 87 वाला कहां पहुंचेगा, एस ब्लॉक के अंदर आएगा। क्या आएगा, एस ब्लॉक के अंदर आएगा। जस्ट 86 नोबल गैस आ गई। नोबल गैस के तुरंत बाद कहां चलते हैं, एस में जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एस में भरा जाता है। तो यहाँ जो 87 वाला जो एलिमेंट है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 87 दिया हुआ है, वो प्रभु है हमारा फ्रेंशियम। का नाम क्या है, फ्रेंशियम। और फ्रेंशियम जो है वो किसका है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है साथियों। किसका है भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आपसे जब भी ब्लॉक्स पूछे जाए तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है क्या, नोबल गैसेस को याद रखना है। जब भी ब्लॉक्स पूछे जाए तो नोबल गैसेस को याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका कितना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में हमें क्या पूछा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है द CFSE ऑफ D6, किसकी बात कर रहा है, D6 की बात कर रहा है। और किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, SFL है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। मैंने एक लेक्चर में पहले भी बताया था कि CFSE हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो CFSE को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हमारे पास, उसको जान लेते हैं। देखो, अगर मुझे CFSE कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास क्या है कि मैं मान लो बॉक्स बनाऊंगा, ये D5 मेरे पूरे 3 4 और 5 ये मेरे हो गए डी ऑर्बिटल्स। जैसे ही मैं इनको डीजनरेट करवाऊंगा, मतलब ये अलग अलग एनर्जीज के ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। नीचे वाला बनेगा T2G और ऊपर वाला बनेगा EG। ये जो है आपका ये बेरी सेंटर है, ये क्या है, ये बेरी सेंटर है साथियों। क्लियर। अब D6 की बात करें, D6 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, और वो भी किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात है, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी साथियों। अगर D6 की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगी, वहां पर पेयरिंग हो जाएगी। और अगर पेयरिंग हुई, अगर वहां पर पेयरिंग हुई तो मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा, 1 2 3, फिर चौथा भी पेयरिंग, पांचवा भी पेयरिंग में जाएगा, छठा भी पेयरिंग में जाएगा। 6 के 6 किस में आ जाएंगे, T2G में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, T2G6 इज 0। ये हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की। यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो होता है हमारे पास माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। ऊपर वाला जो होता है वो होता है प्लस का 0.6 डेल्टा ओ। अब अगर मुझे CFSE कैलकुलेट करनी है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने क्या लिखवाया था आपको, उसमें मैंने ये लिखवाया था कि जो भी आपकी यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब कितना है, माइनस का 0.4 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, प्लस में 0.6 मल्टीप्लाइड बाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। अगर मैं यहां से अब CFSE इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस का 0.4 मल्टीप्लाइड बाई में 6 प्लस में 0.6 इंटू में 0, क्योंकि उसके EG वाले में तो है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2.4 डेल्टा ओ। अगर ये माइनस का 2.4 आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में साथियों। तो यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप, शेप भी अच्छी सेम हो और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप पहचान लोगे तो शेप वाला अपने आप ही ऐसे क्वेश्चन में हो जाता है क्लिक। तो मैंने एक पहले भी आपको एक ऐसा ही करवाया हुआ है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं फॉर्म सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो बॉन्ड ऑर्डर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई में 2। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन जो होता है ना, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं,
मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों 14। कितने होते हैं? 14। तो अब अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, अब आपको क्या करना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप एक चीज कर सकते हैं, वो क्या है मैं बता देता हूं। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप एक ट्राइंगल ऐसे कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, और उस ट्रायंगल में आपको करना क्या है साथियों, वो मैं बता देता हूँ। उस ट्रायंगल में आपको कुछ टोटल मिला के 4 या 5 लाइंस बनानी है ऐसी, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर मैंने सेकंड लाइन भी ड्रॉ कर दी, फिर मान लो मैं थर्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, और फिर मान लो मैं फोर्थ लाइन ड्रॉ कर दूंगा। टोटल मेरे पास होनी चाहिए कितनी? 6 लाइन्स होनी चाहिए। फोर्थ लाइन होगी, उसके बाद मान लो मेरे पास ये आ जाएगी फिफ्थ लाइन। क्लियर? ओके, अगर ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, वैसे बस हो गया, मोस्टली हो गया। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ जो है ना, ये है बॉन्ड ऑर्डर आपका 3, बिल्कुल टॉप पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका 3 है। इधर आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर टॉप पे कितना है? 3, इसका मतलब 14 है, सबसे ऊपर क्या है? 14 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। इस साइड तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा के लिखने हैं, और इस साइड एक एक इलेक्ट्रॉन घटा के लिखना है। 14 के बाद आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, फिर 16 इलेक्ट्रॉन, फिर 17, फिर 18, फिर 19, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में आपके 20 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ घटा के लिखने हैं। 14 से एक कम किया, 13, 12, 11, 10, 9 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर आपको करना क्या है, इधर भी और इधर भी आपको 0.5 घटा देना है, हर स्टेप के साथ 0.5 घटाना है। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये फिर देखने में। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा साथियों, वो आएगा आपका 2.5। 3 में से कितना किया? 0.5 माइनस कर दिया, यहाँ फिर 0.5 माइनस किया, 2 आ गया, फिर 1.5 आया, फिर 1 आ गया, फिर 0.5, और लास्ट में 0। सेम इधर लिखना डिट्टो। इसका कितना होगा? 2.5, इसका कितना होगा? 2, यहाँ कितना आएगा? 1.5, यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ कितना आएगा? 0.5, और लास्ट में कितना आएगा? 0। यानी 8 इलेक्ट्रॉन वाले में 0 और 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले में भी 0 बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो आपको हर एक का बॉन्ड ऑर्डर वीबीटी की हेल्प से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इस ट्राइंगल वाली ट्रिक से ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। और जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा आपके लिए, वही इसमें अपना अपना आंसर हो जाएगा साथियों। तो देखते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है भाई। सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले कौन से हैं? जैसे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास O3 एक एग्जांपल है, ठीक है। मेरे पास क्या है? O3 एक एग्जांपल है साथियों। O3 में मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। O3 जो है, इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने ऑक्सीजन है? 3, कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं NO2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में होते हैं कितने? 5। ऑक्सीजन के कितने होते हैं प्लस में? सॉरी, इसको प्लस करना है, 5 में ऐड करना है ना। 5 प्लस में कितने ऑक्सीजन है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। और प्लस में जितना माइनस चार्ज है उसको प्लस में कर दो, तो कितना आएगा आंसर? 5 प्लस में 6, 6 टू द 12, प्लस में 1, कितना आ गया? 12 और 6 18 आ गया। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने पूछा है कि दोनों चीजें सेम किस में, सेप भी सेम किस में और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम किस में, तो वो एक ही एग्जांपल है। बाकी सबके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। CO2 का कैलकुलेट कर लो। आपको पता है कार्बन की वैलेंस शेल में 4 होते हैं, और 2 ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 6 करके 12, 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन। तो CO2 के साथ अगर O3 का करना है, तो O3 का हमने अभी निकाला था, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा? 18। बॉन्ड ऑर्डर ही सेम नहीं आया। फिर आगे कर लेते हैं किसका? NO2 माइनस का। NO2 माइनस का अभी निकाला हमने, कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल। और इसके साथ क्या है? CO2 है, तो CO2 में यहाँ निकला हुआ है 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बच गया आपके पास N3 माइनस बच गया, तो N3 सॉरी N3 माइनस यानी एजाइड आयन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में एक में होता है 5, और 3 में हो जाएगा 15, प्लस में एक करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। और NO2 माइनस में हमने निकाल रखा है कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सेम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। सीधा बस ये ट्रिक याद कर लो, इतनी आसान ट्रिक है, आराम से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का? तो इसका जो आंसर रहेगा अपना साथियों, वो आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, और सल्फर से ज्यादा फास्फोरस की। ऐसा क्यों? हमें पता है
जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि साइज जो होता है एटम का वो डिक्रीज करता है। ये क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, क्योंकि साइज घटता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट में लिखूं तो ऐसे आएगा, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पांच के पांच एलिमेंट, ऐसे आएंगे लेफ्ट टू राइट में ऐसे। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था फिर, ये MgAl SiP और S वाला, ये इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर होना चाहिए था। तो ये थर्ड ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन सेकंड कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मैग्नीशियम की वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएं, तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? 3s2 के अंदर। एल्यूमिनियम में कहाँ है? एल्यूमिनियम में है 3p1। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, वैलेंस शेल में 3s2 में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3p में। सेल तो सेम है, लेकिन डिफरेंट सब सेल में जब भी आएगा तब पेनिट्रेशन पावर देखी जाएगी साथियों। क्या देखी जाएगी? पेनिट्रेशन पावर देखी जाएगी। अगर सेम सेल है बट डिफरेंट सबशेल है, डिफरेंट सबशेल के अंदर बात कर रहे हैं, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट देखा जाएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट देखा जाएगा, पेनिट्रेशन पावर देखी जाएगी। और पेनिट्रेशन पावर जो होती है ना, एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पेनिट्रेट किया होता है न्यूक्लियस की तरफ, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन वो न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा रहेगा। इसी वजह से जो मैग्नीशियम है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 वो किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी, किसकी? मैग्नीशियम की। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, अगर मुझे फास्फोरस और सल्फर के अंदर बात करनी है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसके अंदर आएगा मेरे पास 3p3। और सल्फर जो एटॉमिक नंबर 16 है, इसके अंदर मेरे पास आएगा 3p4। ये 3p3 में, ये 3p4 में सेम ही सेल है, सेम ही सब सेल है, लेकिन देखो ये हाफ फील्ड है, ये क्या है? हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड हमेशा क्या होती है आपके पास? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। हाफ फील्ड क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी वजह से फास्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली किसकी? फास्फोरस की। किससे ज्यादा रहेगी? सल्फर से ज्यादा किसकी रहेगी? फास्फोरस से रहेगी। तो सल्फर से ज्यादा फास्फोरस की इसमें है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। द परमिसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने परमिसिबल होते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो हम पढ़ते हैं 2n का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई n का स्क्वायर। 2 इंटू में n आपका दे रखा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16। 2 इंटू में 16 कितना आ जाएगा? टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भरे जा सकते हैं किसी गिवन नंबर ऑफ n के लिए। कि गिवन नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर कोई गिवन है, तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वो आपको हमेशा इस फॉर्मूले से निकालने होंगे। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, किसके लिए? इवन एलिमिनेशन के लिए। इवन रिएक्शन यानी एलिमिनेशन में भी आपके पास कई टाइप होते हैं, इवन, E2, EI, ठीक है, तीनों टाइप होते हैं। तो आपके पास उसमें पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो इवन होती है यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इवन, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड जो होता है, वो अल्काइल हैलाइड डिसोसिएट होकर किसके अंदर? कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और आपका हैलाइड आयन बाहर निकलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इस रिएक्शन का। यही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन ये तो बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट तो हो नहीं सकता। इन द सेकेंड स्टेप द बेस फॉर्म्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बेस जो होता है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाता है। ये क्या कह रहा है? बेस एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो बेस बना होगा वही आपका क्या बनाएगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा इसके अंदर। ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कार्बन दैट इज एडजेसेंट टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ये कह रहा है बिल्कुल सही है। प्रोटॉन किस में से रिमूव होता है? उस कार्बन से रिमूव होता है जहां पर एडजेसेंट होता है टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है उसका प्रोटॉन रिमूव होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होता था? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही पहला है
और उसके अंदर कोई भी आपका बेस इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई भी बेस इन्वॉल्व नहीं है, नो बेस इन्वॉल्व, तो बेस इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसका तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से या इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? यानी कि इसके अंदर जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई बेस है ही नहीं, सिर्फ डिसोसिएशन है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा साथियों कि जो इनकरेक्ट है, E1 के बारे में जो इनकरेक्ट चीज है वो स्टेटमेंट ये वाली होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्या कहता है, when butene is passed through heated tube, the IUPAC name of the compound form is। पहली बात तो क्या है, ब्यूट-2 की बात कर रहा है, यानी C4H6 की बात कर रहा है, उसके 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और अगर मैं इसको रेड हॉट ट्यूब्स के अंदर से पास आउट करवाता हूँ, रेड हॉट ट्यूब के अंदर से पास आउट करवा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिएक्शन होगी वो होगी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, और इससे बनेगा क्या, C12H18 बनेगा। क्या बनेगा, C12H18, और उसका नाम क्या होता है, हेक्सामिथाइल बेंजीन होता है। उसका नाम क्या होता है, हेक्सामिथाइल बेंजीन होता है। हेक्सामिथाइल बेंजीन यहाँ पर इसका नाम होता है साथियों, हेक्सामिथाइल बेंजीन इसका नाम होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्लियर है? तो इसका मतलब अब हमारा 2024 वाला एचटेट 2024 का पेपर है वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन उसका हो चुका है, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका एचटेट, ठीक है। एचटेट 2024 का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया है साथियों, ठीक है। एचटेट 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, इसको हमने देख लिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। फर्स्ट टाइम एक ही बार में आप स्टेट अचीव कर सकते हो, स्टेट को क्लियर कर सकते हो, साथ ही EMRS का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। के लिए आपको चाहिए क्या, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए होते हैं साथियों अच्छे क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस जरूरी होते हैं प्रैक्टिस के लिए। कौन से, गुड क्वेश्चंस जरूरी होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी पेपर स्टेट के अभी तक हुए हैं 2016 से आई थिंक मैंने सारे ये डिस्कस किए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है आपके पास, एंड जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। टीजीटी साइंस की भी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है आपके पास, तो जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें से केमिस्ट्री का पोर्शन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, आज का सेशन यही समाप्त होता है साथियों, थैंक यू।